जादुई पालक। ये कहानी किशनपुर गांव की है। किशनपुर इस राज्य का सबसे सुंदर गांव था। चारों ओर हरियाली और ऊंचे ऊंचे पहाड़ इस गांव की सुंदरता को और भी बढ़ा देते थे। ऐसा कहा जाता है कि परियां परी लोक से इस गांव में घूमने आती हैं और यहाँ के कुछ लोगों ने उन्हें देखा भी है। इस गांव के अधिकतर लोग खेती करते हैं और उसी से उनका परिवार चलता है। मेघा और सोहन भी इसी गांव में रहते हैं, जो अपने खेतों में काम करते हैं। क्यों मुंह लटकाए बैठे हो जी? क्या करूं भाग्यवान, सब लोग खेतों में बीज बो रहे हैं, लेकिन इस बार मेरे पास बीज लाने के लिए भी पैसे नहीं है। अगर बीज नहीं लिए तो इस बार खेत भी खाली रह जाएगा। और तुम तो जानती ही हो, अगर खेत में कुछ नहीं बोएंगे तो इस साल हम क्या खाएंगे। मेघा कुछ बिना बोले ही वहाँ से अंदर चली जाती है और रसोई से एक पोटली लेकर आती है। पिछले साल जो घर के पीछे कुछ पालक लगी थी वो फूल गई थी, बस उसी के बीज मैंने संभाल के रख लिए थे। इस बार इन बीजों को ही आप खेतों में लगा दो। ये बीज अच्छे तो होंगे ना? पिछली बार मैंने कितनी बार यहाँ से पालक काट कर बनाई थी, इस बार तो कुछ निकल ही आएगा। वैसे भी अब खेत खाली रहने से तो अच्छा है ना कि हम ये बीज वहाँ बो दें। कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा ना जी। तो ठीक है, फिर आज ही हम इन्हें अपने खेतों में बो देते हैं। दोनों अपने खेत में जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। सोहन अपने खेत में पालक के बीज बो रहा था। इस बार ये पालक अच्छे से हो जाए, इसको तो कई बार काटकर बेच सकते हैं। तभी वहाँ गोपाल और अशोक आ जाते हैं। अरे सोहन, ये किस चीज के बीज बो रहे हो तुम दोनों? पालक, इस बार मैं पालक के बीज बो रहा हूँ भाई। तुम्हें पालक ही मिली थी क्या? इससे क्या कमाई करोगे भला? आधी तो जानवर ही घास समझकर इसे खा लेते हैं। और वो लोग वहाँ से हंसते हुए चले जाते हैं। पता नहीं इन लोगों को क्या परेशानी है, भला मैं कमाऊं या ना कमाऊं, इन्हें क्या फर्क पड़ता है। बस दूसरों के काम में उंगली करना तो इनकी आदत बन गई है। आप इन पर ध्यान ना दो ना, इनका तो काम ही है ये सब कहने का। कुछ दिन बीत जाते हैं और सोहन के खेत में हरी हरी पालक उग जाती है। सोहन और मेघा सुबह सुबह अपने खेत में जाते हैं। मेघा, देखो ना कितनी सुंदर पालक उगाई है, और एक हफ्ते तक हम इसे काटकर बाजार में भी बेच सकते हैं। मेघा पालक के पत्तों को ध्यान से देख रही थी। सुनो जी, यहाँ पे कुछ है। सोहन ध्यान से देखता है तो एक छोटी नन्ही सी परी पालक के पत्ते पर सो रही थी। मेघा, ये तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल परी के जैसे। जी, कहीं ये परी तो नहीं है? उन दोनों की आवाज सुनकर वो नन्ही परी उठ जाती है। तुम कहाँ से आई हो? मैं एक परी हूँ। कल रात को अपनी सहेलियों के साथ परीलोक से इस गांव में घूमने आई थी। हम इस हरे हरे मुलायम पत्तों के ऊपर खेल रहे थे। खेलते खेलते मेरी छड़ी इस खेत में गुम हो गई और मैं वापस उनके साथ परीलोक नहीं जा पाई। अपनी छड़ी के बिना मैं दोबारा परीलोक नहीं जा सकती। क्या तुम्हारी छड़ी हमारे खेत में गुम हुई थी? तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी छड़ी को ढूंढने में मदद करते हैं। मेघा और सोहन उस नन्ही परी की छड़ी ढूंढने लगते हैं। वो पालक के सभी पत्तों को उलट पुलट कर देख रहे थे और लगभग उन्होंने आधे से ज्यादा खेत को ढूंढ लिया था, लेकिन अभी तक उस परी की छड़ी नहीं मिली थी। तभी अचानक मेघा खुशी से चिल्लाती है, मिल गई छड़ी, देखो।
परी छड़ी देखकर बहुत खुश होती है। तुम दोनों बहुत अच्छे हो। तुमने मेरी छड़ी ढूंढने में अपनी खेत की परवाह नहीं की। देखो तुम दोनों का सारा खेत खराब हो गया है और सारी पालक का खेत भी ढह गया है। कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए खुश हैं कि अब तुम अपने घर जा सकती हो। हम तो अपना गुजारा कर ही लेंगे। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। परी अपनी छड़ी की शक्तियों से उनकी सारी पालक को बड़ा कर देती है। अब ये पालक कभी खत्म नहीं होगी। तुम लोग इस पालक को रोज काट कर बेच सकते हो। सोहन और मेघा बहुत खुश हो जाते हैं। उनका पालक का खेत फिर से हरा भरा लहराने लगा था। ऐसा कहकर वो परी वहाँ से चली जाती है। अब सोहन और मेघा हर रोज पालक को काटते और उसे मंडी में बेच देते और उसके बदले उन्हें बहुत अच्छे पैसे मिलते थे। अगले दिन उनकी पालक वैसे के वैसे ही हरी भरी दिख रही थी और पूरा खेत पालकों से लहरा रहा था। अरे भाई, सोहन के खेत में तो जादुई पालक है। हर रोज काटने पर भी वो कम नहीं होती, रातों रात फिर से तैयार हो जाती है। पता नहीं ये कहाँ से लाया है ऐसे जादुई पालक के बीज। अच्छा, फिर तो इस बार सोहन से ही मैं उसके पालक के बीज लूंगा। ये सोहन उस पालक की वजह से गांव का सेठ बनता जा रहा है। इसका तो कुछ करना पड़ेगा। उसी रात अशोक सोहन के पालक के खेत में जाता है। आज सारी पालक काट के ही घर जाऊंगा। अशोक जैसे ही पालक काटने लगता है तो पालक पत्थर की तरह कठोर हो जाती है। अरे ये क्या हो रहा है? तभी अचानक वहाँ बहुत सारी मधुमक्खियाँ आ जाती हैं और उसे काट लेती है। अशोक चिल्लाता हुआ गांव की तरफ भागता है। अरे बचाओ बचाओ, मुझे काट लिया, अरे बचाओ। लोग उसकी आवाज सुनकर उठ जाते हैं। अशोक को मधुमक्खियों ने काट लिया था। अरे लेकिन तुम इतनी रात को यहाँ आए कैसे हो? उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था और वो चुपचाप अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सोहन को अशोक का औजार अपने खेत में मिलता है और वो सब कुछ समझ जाता है। सोहन अशोक के घर जाता है और उसे उसका औजार देता है और उसे कुछ पालक भी देता है। मुझे माफ कर दो भाई, मैं लालच में आकर तुम्हारा खेत बर्बाद करना चाहता था, लेकिन देखो मुझे इसकी सजा मिल गई। तुम मुझे बोल देते, मैं तुम्हें खुद अपने खेत से पालक दे देता। ऐसे ही दिन बीतते गए। अब सोहन और मेघा की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। पालक बेच बेच कर वो गांव का सबसे धनी परिवार बन गया था। अब उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी और वो दूसरे लोगों की भी मदद किया करते थे। ये कहानी है सूरज और उसकी पत्नी बेला की। बेला और सूरज बहुत ही ईमानदार थे पर बहुत गरीब थे। गांव में एक भयंकर बीमारी आ जाती है और उनका बेटा उसकी चपेट में आ जाता है। उनका बेटा बहुत बीमार हो गया था, उसे बचाना नामुमकिन हो रहा था। तब बेला अपने पति से बोलती है, अजी हम क्या करें अपने बेटे को बचाने के लिए? हमारे पास तो जो भी जमा पूंजी थी हमने सब लगा दी, पर हमारा बेटा ठीक नहीं हो पा रहा। अब हम क्या करेंगे? कैसे अपने बच्चे को बचाएंगे? बेला, मैं तुझे क्या बताऊं? ये बात सोचकर मैं दिन रात परेशान रहता हूँ कि आखिर मैं अपने बच्चे को कैसे बचाऊंगा। हमारे पास तो पैसे भी नहीं है कि इसका इलाज शहर में करवा पाए और गांव में महामारी के कारण अब कोई भी काम नहीं है जिसे मैं कर सकूं। अजी सुनिए, मेरे दिमाग में ना एक तरकीब आ रही है। यहाँ तो कोई काम वाम है नहीं जिसे हम कर सकें और 2 पैसे कमाकर अपने बेटे का इलाज करा सकें। तो क्यों ना हम शहर चलें,
वहीं जाकर हम कुछ काम धंधा देखकर पैसे कमा लेंगे और अपने बेटे का इलाज भी करवा लेंगे। शहर में इसका इलाज भी अच्छे से हो जाएगा। कह तो तुम सही रही हो बेला, पर शहर में रहेंगे कैसे? हमारे पास तो कुछ भी पैसे नहीं हैं। हम खाएंगे पिएंगे क्या? कहाँ रहेंगे? कुछ सोचा है? इतना आसान नहीं है शहर में रहना। अजी, इन सब चीजों की चिंता छोड़िए ना, देखा जाएगा। जब भगवान ने राह दिखाई है तो कोई ना कोई इंतजाम भी जरूर करेगा। आप बस चलिए। अब मेरा ना इस गांव में बिल्कुल मन नहीं लगता। हम कल ही शहर जाने की तैयारी करते हैं। बेला और सूरज दोनों शहर जाने की तैयारी में लग जाते हैं और अपना जरूरी सामान लेकर वो दोनों शहर की तरफ चल देते हैं। पैदल पैदल सूरज अपने बेटे को कंधे पर बिठाकर और बेला जरूरी सामान लेकर चल रही थी। चलते चलते वो दोनों बहुत थक जाते हैं तो एक संतरे के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। बेला, बहुत तेज भूख लग रही है। तूने जो सुबह बनाया था खाना खाने के लिए, कुछ बचा है तो दे दे। भूख से मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। हाँ जी, आप बैठिए, मैं बस अभी खाना निकाल कर आपको देती हूँ। आप भी खा लीजिए और बाबू को भी खिला देती हूँ। उन्हें बहुत तेज भूख लग रही थी और प्यास भी। वो खाना खाते हैं और फिर सूरज पानी मांगता है। बेला, ला 2 घूंट पानी भी पिला दे। प्यास से तो मेरा दम ही निकल रहा है। अजी, पानी तो बहुत कम बचा है। अभी तो आधा रास्ता भी पूरा नहीं किया और पानी खत्म होने को है। मुन्ने को भी पानी चाहिए होगा और हम दोनों को भी प्यास लगी है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ तो जंगल में कहीं पानी की व्यवस्था भी नहीं है। वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें आहा की आवाज आती है, जैसे कोई कर्राह रहा हो। बेला, तुझे किसी की करहाने की आवाज आ रही है, जैसे कोई बहुत ज्यादा दुख तकलीफ में हो। हाँ जी, आ तो रही है, पर समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये इतना दुखी कौन है। दूर दूर तक कोई दिखाई तो नहीं दे रहा, सिर्फ यहाँ पेड़ पौधे हैं, इसके अलावा तो कोई नहीं दिख रहा। वो दोनों बहुत सुनने की कोशिश करते हैं पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता। तब संतरे के पेड़ में से आवाज आती है। अरे बेटा, मैं पेड़ से बोल रही हूँ। मैं वृक्ष रानी हूँ। मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। मेरा गला भी सूख रहा है। बहुत लंबे समय से पानी नहीं मिला। 2 घूंट पानी पिला दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। काफी समय से वर्षा भी नहीं हुई। अजी, ये तो संतरे का पेड़ बोल रहा है। लगता है इन्हें प्यास लग रही है, लेकिन हमारे पास तो पानी ही नहीं है। जो थोड़ा बहुत है वो हमारे पीने के लिए भी कम है, तो हम पेड़ को कैसे पानी पिलाएं? ये तो तुम सही बोल रही हो बेला, लेकिन सोचो ना, जब हम इंसान पानी के बिना नहीं रह सकते तो ये पेड़ पौधे कैसे रह रहे होंगे? हम तो आगे जाकर अपने लिए पानी की कोई ना कोई व्यवस्था कर लेंगे, पर पता नहीं यहाँ इस पेड़ के नीचे कोई आकर बैठेगा भी या नहीं, इस पेड़ को पानी मिलेगा भी या नहीं। हम ये पानी इस संतरे के पेड़ को ही पिला देते हैं। फिर सूरज और बेला पेड़ को जो भी उनके पास पानी था उसे पिला देते हैं, जिससे संतरे के पेड़ को बहुत संतुष्टि होती है और वो खुश होकर बोलती है, बेटा, तुमने मेरे जैसे बुजुर्ग पेड़ की प्यास बुझाई है, उसके बदले मैं तुम्हें कुछ फल देती हूँ। मेरे पेड़ से कुछ संतरे तोड़ लो और जाकर अपने आंगन में दबा देना। वो संतरा कुछ समय के बाद एक पेड़ का रूप ले लेगा और वो एक जादुई संतरे का पेड़ होगा, जिसकी ये शक्ति होगी कि जो भी तुम्हें चाहिए होगा वो सब तुम उसके सामने बोल देना। तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर हमने आपकी मदद किसी लालच में नहीं की। आपको प्यास लगी थी, इसलिए हमने आपको पानी पिला दिया। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास पानी भी नहीं था, तुम्हारा बच्चा भी बीमार है, फिर भी तुमने मुझे पानी पिलाया। तुम पेड़ पौधों की इतनी परवाह करते हो, उसी का फल मैं तुम्हें दे रही हूँ। अब तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तथास्तु।
सूरज और बेला उस पेड़ पर से कुछ संतरे तोड़कर अपने साथ शहर ले जाते हैं और वहां एक झोपड़ी बनाते हैं। अजी देखो, जैसा उस संतरे के पेड़ ने कहा था, हमारा खुद का संतरे का पेड़ उग गया। क्या सच में ये कोई जादुई पेड़ है? बेला, वो सब तो मुझे नहीं पता। मुझे अभी सिर्फ इतना पता है कि मेरा बेटा बीमार है और हमें बहुत सारे पैसे कमाकर उसका इलाज करवाना है। सूरज इतना ही कहता है कि संतरे के पेड़ से अचानक पैसों की बारिश होने लगती है। सूरज और बेला ये देखकर हैरान हो जाते हैं। अजी, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। ये संतरे का पेड़ तो वाकई जादुई संतरे का पेड़ है। देखो, ये हमारे लिए पैसों की बारिश कर रहा है। सूरज पैसे लेकर अंदर अपने बेटे के पास जाता है तो वो देखकर हैरान होता है कि उसका बेटा अब बिल्कुल ठीक हो चुका था। पापा, मम्मी, देखो, मैं बिल्कुल सही हो गया हूँ। अजी, हो ना हो, ये सब हमारे जादुई संतरे के पेड़ ने किया है। हमारी एक छोटी सी नेकी के कारण आज देखो ना, हमारी फूटी किस्मत ही पलट गई। भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर सूरज और बेला ने अपनी जादुई संतरे के पेड़ से एक छोटा सा घर मांगा। तभी उनकी झोपड़ी की जगह एक छोटा सा और सुंदर सा घर बन जाता है। और फिर अगले दिन वो सूरज का कामकाज मांगते तो जादुई संतरे का पेड़ सूरज को एक अच्छी जगह नौकरी लगवा देती है। उन दोनों का जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत होने लगा। तब सूरज बेला से कहता है, बेला, हमारे जादुई संतरे के पेड़ ने हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर दी, पर याद रखना, हमें कभी भी लालच नहीं करना और सिर्फ जरूरत की चीजें ही मांगनी है। अजी, आप चिंता मत कीजिए। मैं कभी भी अपने वरदान या भगवान के इस आशीर्वाद का गलत फायदा नहीं उठाऊंगी। बल्कि मैं तो सोच रही हूँ कि जो भी जरूरतमंद लोग होंगे, हम उनकी मदद भी किया करेंगे। फिर सूरज और बेला ऐसा ही करते हैं। अपनी जादुई संतरे के पेड़ की मदद से वो लोगों की मदद करने लगे और कभी उनके अंदर लालच नहीं आया। हाय एवरीवन, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना ना भूले। और हाँ, क्या संतरा आपका भी फेवरेट फ्रूट है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।